कहानी के इस भाग को देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। नव्या के पापा कामिनी की बातों को दिल पर ले लेते हैं। हार्ट पेशेंट तो वो पहले से ही थे, इस कारण वो ये सह नहीं पाते और तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। गिरते वक्त वो टेबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार। धड़ाम करके एक आवाज़ बाहर तक जाती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और जल्दी से बैठक की तरफ दौड़ते हैं, यहाँ तक कि कामिनी भी। पर जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नव्या के पापा बेजान से ज़मीन पर पड़े थे। पापा, नव्या चिल्ला पड़ती है। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कामिनी को अंदर ही अंदर ये डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी कही कड़वी बातों की वजह से ये सब हुआ है तो कोई उसे छोड़ेगा नहीं, खासकर पुष्कर। इसलिए वो भी एक कोने में खड़ी घड़ियाली आंसू बहा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सॉरी, हॉस्पिटल आने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सबके ऊपर बिजली की तरह गिरती है, खासकर नव्या के ऊपर। एक पापा ही तो थे पूरे घर में, जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब थी, जिनसे अपनी हर परेशानी वो खुलकर कह देती थी। पर आज भगवान ने उन्हें भी नव्या से छीन लिया। नव्या वहीं फर्श पर बैठ जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। यह सब क्या हो गया? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। आपने एक बार भी सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले वाले फिर अपना फ़र्ज अदा करने आते हैं। अपर्णा जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो तो बार बार बेहोश हो रही थी। नव्या खुद को संभाले या अपनी माँ को, किसी तरह सबने मिलकर दोनों को संभाला और अंतिम संस्कार किया गया। पर मातम तो अभी भी छाया हुआ था। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ गई इनके परिवार पर। पहले नव्या की शादी टूट गई और अब उसके पापा की मौत। बेचारी नव्या। अरे बेचारी बेचारी कोई नहीं है, मनहूस है एक नंबर की। इसी की वजह से तो ये सब हुआ है। अपनी शादी तो हो नहीं पाई और अपनी माँ का सुहाग और खा गई। जितने लोग उतनी बातें, ना किसी को कुछ कह सकते थे। ये वक्त ही ऐसा था। वक्त बीतता है और सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, पर जाते जाते छोड़ जाते हैं नव्या के दिल में ये बात कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। नव्या तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उसके पापा की मौत का इल्ज़ाम भी उस पर डाल दिया गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। लोगों की दबी दबी आवाज़ें नव्या के कानों तक भी पहुंच रही थीं। अपर्णा जी ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कोई होश नहीं था। नव्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था। नौकरी तक छोड़ दी थी उसने अपनी, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कामिनी ने पुष्कर के कान भरने शुरू कर दिए। नव्या ऐसी है, देखो नौकरी भी छोड़ दी उसने, इसी की वजह से पापा की जान गई है। अगर ये पहले अपनी सगाई नहीं तोड़ती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुष्कर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? वो लड़का ही गलत था। अरे कुछ गलत नहीं था, चलो वो गलत था और मेरा चचेरा भाई रिंकू भी गलत था। नव्या की नज़र में तो हर लड़का गलत है। अरे थोड़ी बहुत शराब पी लेता है कभी कभी, पर दहेज नहीं मांगता वो। अब तुम भी तो पीते हो ना कभी कभी, पर मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन तुम्हारे बहन के तो नखरे हो रहे हैं। इसे तो आदत है हर लड़के में कमी निकालने की, और देखो इसकी इस आदत की वजह से पापा जी की जान चली गई। कामनी पुष्कर का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसकी बातों का असर अब उस पर भी होने भी लगा था। उधर अक्षय के पापा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे उसे जेल से निकालने की। उसका वकील उससे सलाह देता है कि जब तक लड़की वाले केस वापस नहीं लेते तब तक अक्षय जेल से बाहर नहीं आएगा। अब तो पैसे देकर आपको ये केस खारिज करवाना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाने की खातिर वो नव्या के घर जाते हैं, पर कामिनी उन्हें बाजार में ही मिल गई। अब भी कोई कमी रह गई जिसे पूरी करने आप आए हैं? कामिनी इतराते हुए बोलती है, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। ये केस वापस ले लो। उसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। 20 लाख का नाम सुनते ही कामिनी की आंखों में चमक आ जाती है। मन में लालच, थोड़े नखरे करने के बाद वो उसे कह देती है कि वो नव्या को समझा देगी, पर आप आज रात को पैसे लेकर घर पर आ जाइए। उसके बाद वो खुशी खुशी घर जाती है। पहले तो वो पुष्कर को अपने साथ शामिल करती है। फ्री का पैसा किसे बुरा लगता है, और पुष्कर तो पहले ही कामिनी के रंग में रंग चुका था। उसे भी कामिनी की बात सही लगती है। चलो पुष्कर तो मान गया, अब बस नव्या को राजी करना है। मन ही मन कुछ सोचती हुई जाती
है वो उसके पास और सीधा पॉइंट पर आते हुए कहती है, अक्षय के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे तुम वापस ले लो। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखो मुझे, इसके बदले में वो 20 लाख दे रहे हैं। देखे हैं कभी तुमने 20 लाख? वैसे भी काम धाम छोड़कर घर में पड़ी हो, अब पुष्कर का घर खर्चा चलाएं या तुम्हारी ना हुई शादी का कर्ज उतारें। इसलिए जो कह रही हूँ उसे चुपचाप मान लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देर रात को अक्षय के पिता उनके घर आते हैं पैसों को लेकर। कामिनी तो खुशी से चहक रही थी। वो पैसों का बैग खोलकर कामिनी के सामने करता है। इतना पैसा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नव्या तो राजी हो गई ना? कामिनी ललचाई नज़रों से पैसों को देखते हुए, जी जी, बस अब अक्षय जेल से बाहर होगा, वो पैसों के बैग पर हाथ रखते हुए बोलती है। तभी नव्या बाहर आती है और पैसों के बैग को उठाकर बाहर की तरफ फेंकते हुए कहती है, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। जिस इंसान की वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हुए, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे बचा लूँ? कभी नहीं। अपने ये पैसे उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। नव्या बहुत गुस्से से बोलती है। नव्या बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, तुम चाहो तो और पैसे ले लो और मेरे बेटे को। नव्या बीच में ही बेहद गुस्से से कहती है, आपको इन पैसों से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? नहीं ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दूँ, आप बस चले जाइए यहाँ से। नव्या को इतने गुस्से में शायद ही किसी ने देखा हो। अक्षय के पापा निराश हो से वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही कामिनी नव्या पर बरस पड़ती है। मनहूस कहीं की, ये क्या किया तूने? घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। ये कहते हुए वो एक थप्पड़ मार देती है नव्या को। कामिनी, पुष्कर एकदम से बोलता है, मुझ पर मत चिल्लाओ। ये देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या किया है। 20 लाख रुपए थे वो। 20 लाख देखे हैं कभी इतने रुपए? सारी जिंदगी कमाते तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। कामिनी बातों का पुष्कर पर भी असर हो रहा था। 20 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया था। कामिनी की बातों का असर पुष्कर पर भी होने लगा था। 20 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया था। अब उसे कामिनी सही और नव्या गलत लग रही थी। ये क्या किया तूने नव्या? अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और तूने सब खराब कर दिया। अपने भाई की बात सुनकर नव्या हैरान रह जाती है। वो भाई जो कभी उस पर जान दिया करता था और आज वही भाई उसके खिलाफ बोल रहा है। भाई, आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उन पैसों से हमारे पापा का कातिल भी जेल से बाहर आ जाएगा। वो नज़र नहीं आता आपको? तो क्या अक्षय के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे क्या? कामिनी जहर उगलते हुए बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पुष्कर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नव्या के काम में कामिनी के शब्द घूम रहे थे। तो अक्षय के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे क्या? बुरी तरह टूट गई थी नव्या। नफरत सी हो गई थी नव्या को अपने भाई भाभी से। कैसे लोग हैं ये? कितने गिरे हुए, इतने लालची। काश पापा मेरे साथ होते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? वो सामने दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए बोलती है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। नव्या उनके पास जाती है और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगती है। उधर गुस्से से भरी हुई कामिनी अपने कमरे में जाती है। पुष्कर भी उसे मनाते हुए उसके पीछे जाता है। वो उसके नज़दीक जाता है और कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाता है, पर कामिनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, मुझसे कुछ मत कहो। या तो अपनी बहन को समझाओ या फिर मुझे 20 लाख लाकर दो। तुम भी हद करती हो। मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं? 20 लाख हाथ से निकल गए, इस बात का तो अफसोस तो मुझे भी है। कामिनी तेवर दिखाते हुए कहती है, अच्छा तो फिर तुम मेरे और नव्या के बीच मत आओ। केस वापस लेने के लिए उसे कैसे राजी करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सुनते ही कामिनी के फेस पर कुटिल मुस्कान तैर जाती है। वो जल्दी से अक्षय के पापा को फ़ोन करते हुए कहती है, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अंकल जी। आप बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, नव्या को मैं खुद राजी कर लूँगी। अक्षय के पापा कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। कामिनी मन में सोचती है, 1 हफ्ते में इतनी बुरी हालत करूँगी तेरी नव्या कि तू खुद केस वापस लेने को राजी हो जाएगी। 20 लाख तो मुझे हर हाल में चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मन ही मन में वो कुछ सोचते हुए लेट जाती है। नव्या अपनी माँ की गोद में सर रखकर बिफर पड़ती थी। अपर्णा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ऐसी तो नहीं थी मेरी नव्या। डरना और हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। हालातों से भागना भी मैंने उसे नहीं सिखाया था। फिर मेरी नव्या ऐसे कैसे हो गई? तेरे पापा क्या तुझे ऐसे देखकर खुश होते होंगे? नहीं बेटा, वो बहुत दुखी होते होंगे।
नव्या कुछ नहीं बोलती, बस अपर्णा की गोद में सर रखकर सुबकती रहती है। अच्छा एक बात बता, अक्षय को तो तूने सजा दिलवा दी, पर जो बिना गलती के तू सजा भुगत रही है उसका क्या? ये सुनते ही नव्या नासमझी से उनकी तरफ देखती है। अपर्णा जी अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहती हैं, सजा ही तो है जो तूने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है, यहाँ तक कि नौकरी भी छोड़ दी है अपनी। लोगों की बातें तूने खुद पर हावी कर ली और अपने पापा की दी हुई सीख को भूल गई। नव्या वापस उनकी गोद में सर रखते हुए कहती है, मैं बिखर गई थी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब लोग वापस वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। लोगों के ताने अभी भी मेरे कान में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मेरी ही गलती है, जैसे लड़की होना ही गलत है। ये कहकर वो फिर रो पड़ती है। अपर्णा जी कहती हैं, बस बेटा, बहुत रो चुकी तू, बहुत रुला लिया है तुझे सबने, पर अब नहीं, अब तुझे जवाब देना होगा, सबका सामना करना होगा। उधर कामिनी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और अब नव्या ने भी सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पहले तो उसे एहसास होता है कि वो अपने दुख में अपनी माँ को तो भूल ही गई। आज गौर से देखा तो उसे पता चलता है कि कितनी कमज़ोर हो गई हैं। कामिनी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं उस पर। वो अपने आंसू साफ करती है और किचन में जाकर दूध गर्म करने लगती है। कामिनी को तो पैसों की लालच में नींद नहीं आ रही थी। किचन से आती खटपट की आवाज़ से वो उठकर बैठते हुए कहती है, इस वक्त किचन में कौन है? जाकर देखती हूँ। वो किचन में जाती है तो नव्या को वहाँ देखकर मुंह बना लेती है। फिर उसका ध्यान नव्या के हाथ में पकड़े हुए दूध के गिलास पर जाता है। वो मुंह बनाते हुए नव्या के पास जाती है और गुस्से में कहती है, ये दूध, ये सब खाने पीने का सामान पैसों से आता है जिसे तुम आराम से मुफ्त में उड़ा रही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नव्या दूध लेकर जाती है और अपर्णा जी को पिलाती है। कुछ ही देर में अपर्णा जी तो सो जाती हैं, पर नव्या को नींद नहीं आती। वो अपना लैपटॉप खोलकर देर रात उसमें जॉब सर्च करती रहती है। नव्या एक नई उमंग और जोश के साथ उठती है। उसने सोच लिया था कि जो जो गलतियां उसने की हैं उसे अब वो सुधारेगी, और इसलिए वो आज इंटरव्यू देने जा रही थी। कामिनी भी उठ गई थी। वो बड़ी बेसब्री से नव्या के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अपर्णा जी भी आज अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आकर बैठ गई थी। ये देखकर कामिनी चिढ़ जाती है। कुछ ही देर में नव्या अपने कमरे से बाहर आती है। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार सूट, बालों की पोनी बनाई हुई है, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक। अब लग रही थी वो पहले वाली नव्या। उसे इस तरह देखकर तो कामिनी के होश ही उड़ जाते हैं। उसे देखो कितना सज धज कर संवार करने के लिए है, वो मन ही मन खींचते हुए बोलती है। ठीक उसी वक्त उनकी काम वाली बाई ममता आती है, जो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रही थी। तभी कामिनी अपना नाटक करना शुरू कर देती है। अरे अरे, वहीं रुक, कोई ज़रूरत नहीं है काम पर आने की, हमने काम नहीं करवाना अब। ये सुनकर ममता, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई बीबी जी? कामिनी नव्या को ताना कसते हुए कहती है, तेरी कोई गलती नहीं है ममता, पर मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी कमाई नहीं है पुष्कर की जो दो दो लोगों को मुफ्त में बिठाकर खिलाऊं भी और फिर काम वाली का भी खर्चा करूं। ना बाबा ना, तू अपना कहीं और देख ले। कामिनी गेट के पास खड़ी होकर बोल रही थी, जिससे दो चार औरतें भी वहां आ जाती हैं। नव्या सब समझ रही थी कि कामिनी क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों ममता को काम पर से हटाया जा रहा है। कामिनी मन ही मन खुश हो रही थी। अब सारा काम नव्या को करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। पर अगले ही पल नव्या उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, और काम न करने की वजह से आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सुन सब औरतें अपना मुंह दबाकर हंसने लगती हैं। कामिनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। नव्या आगे बोलते हुए कहती है, ममता दी, आप माँ का और मेरा रूम साफ कर देना, बाकी भाभी अपना आप कर लेंगी, और आपको पैसे मैं दे दूंगी, ठीक है नव्या? इतना कहकर ममता अपर्णा जी के कमरे में चली जाती है। इतनी औरतें के सामने कामिनी कुछ बोल भी नहीं पाती। वो अपने ही जाल में फंस जाती है। नव्या अपना दुपट्टा सही करते हुए घर से बाहर निकल जाती है और कामिनी बस उसे देखती रह जाती है। नव्या ऑटो में बैठती है और आगे बढ़ जाती है। ट्रैफिक बहुत था और उसे 11 बजे तक हर हाल में पहुंचना था। भैया थोड़ा सा तेज़ चलाओ, मुझे लेट हो जाएगा। ऑटो वाला थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है और कुछ ही देर में नव्या एक ऑफिस के सामने पहुंचती है। वो ऑटो वाले को पैसे देकर बाहर निकलती है और सामने बनी बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ चल देती है। वो अंदर जाती है। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? पियून उससे पूछता है। हाँ, नव्या जवाब देती है। आप इस तरफ आ जाइए, इंटरव्यू बस शुरू होने ही वाले हैं। नव्या देखती है कि और भी बहुत से लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए। वो भी एक तरफ बैठ जाती है। बी रेडी गाइज, इंटरव्यू बस स्टार्ट होने वाले ही हैं, बॉस आ चुके हैं, एक लड़का बाहर आकर बोलता है। बस 20 मिनट में आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब तक आप
कॉफ़ी पी ली। तब तक आप कॉफ़ी पीजिए कहकर वो अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक औरत जो वहीं पर काम करती थी वो सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। जैसे ही वो कुछ कदम चलती है वो भी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, कॉफ़ी भी नीचे गिर जाती है। कुछ लोग फटाफट उसके पास जाते हैं, नव्या भी जाती है। प्यून भी भागा अंदर आता है। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्यून बोलता है, तो भाई जल्दी ले जा। वहाँ खड़ा एक लड़का बोलता है। प्यून कहता है, नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे बॉस बहुत गुस्सैल हैं। अगर पता चला कि मैं काम पर नहीं था तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। आप में से कोई इन्हें ले जाओ। तभी अंदर से आवाज़ आती है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, मिस पारुल अंदर आइए। नव्या, वाह अजीब बॉस है यहाँ के। ये भी तो यहाँ काम करती है ना। इनके प्रति तुम्हारे बॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मेरी मदद कर दो, मैं ले जाऊँगी इनको हॉस्पिटल। अरे मैडम, आपका इंटरव्यू, आपका नंबर बस आने ही वाला है और अगर आप चलेंगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो व्हाट, मुझे ऐसे घटिया ऑफिस में काम करना भी नहीं है। इतना कहकर वो प्यून की मदद से उस औरत को ऑटो रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। बाकी सब वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। नव्या के वहाँ से जाते ही प्यून कहता है, चलिए चलिए, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उन मैडम को जॉब मिल गई है जो अभी यहाँ से गई। हमारे बॉस बस यही देखना चाहते थे कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं। अपने कैबिन में बैठा नैन कैमरे से सब देख रहा था। नव्या की बातें उसके कान में शोर कर रही थीं। ये भी तो इस ऑफिस में काम करती है, इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। मुझे ऐसे घटिया ऑफिस में काम नहीं करना। नैन के होंठों पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए, आई लाइक इट। बाहर सब लोग शोर मचा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं होता। शोर सुनकर नैन बाहर आता है। क्या पर्सनैलिटी थी बंदे की। जिन लोगों में इंसानियत नहीं, उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। आप सब जा सकते हैं। अपनी दमदार आवाज़ में वो ये बोलता है, फिर अपने कैबिन में चला जाता है। उधर नव्या उस औरत को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटल सबसे नज़दीक था तो वो वहीं गई, और चूंकि सब कुछ पहले से तय था तो डॉक्टर उस बेहोश हुई महिला को देखते ही अंदर ले जाते हैं। नव्या भी साथ में ही थी। आप प्लीज़ जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए, एक नर्स उससे बोलती है। नव्या अपनी फ़ाइल वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वो महिला झट से अपनी आंखें खोलती है। नर्स उसे देखकर कहती है, मैम आप कमाल की एक्टिंग करती हैं। अरे मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक़ था, पर पिताजी ने करने ही नहीं दी, वरना आज मैं भी। वह इतना कहकर वह बुरा सा मुँह बनाती है तो नर्स अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो महिला कोई और नहीं, नयन की माँ शांति थी। वो झट से नव्या की फ़ाइल उठाकर रीड करने लगती हैं। कोई कमी तो थी ही नहीं, पर इन सब से भी ज़्यादा शांति जी को नव्या की अच्छाई से ने प्रभावित किया। नव्या उनके लिए कितना परेशान हो गई थी, कितना ध्यान रख रही थी उनका। वो हैरान थी कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। बाहर नव्या मन ही मन परेशान थी कि अगर नौकरी नहीं मिली तो कामनी उसका जीना हराम कर देगी। उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी, पर अपनी माँ की ज़रूर थी। यही सब सोचते हुए वो अंदर जाती है तो उस शांति को होश में आया देख वो जल्दी से उनके पास जाती है। आप ठीक तो हैं ना? आपका घर कहाँ है? कौन है आपके घर में? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। एक ही सांस में नव्या ने उनकी फ़िक्र करते हुए पूछा। शांति जी के दिल पर एक बार फिर छाप छोड़ी नव्या ने, पर वो बस नाम की शांति थी, असल में तो वो पूरी शैतान थी। पूरा खुराफाती दिमाग था उनका, और अब तो नव्या को लेकर दूर तक की सोच ली थी उन्होंने। वो झट से भोला सा चेहरा बनाते हुए, क्या बताऊं बेटा, एक बेटा है पर ज़रा देखभाल नहीं करता, इस उम्र में भी काम करवाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा तुम बस उसे फ़ोन करके यहाँ बुला दो। ये सुनकर नव्या को बहुत गुस्सा आता है। मन में सोचती है, ये आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। मेरा भाई है पुष्कर, जिसे माँ की कोई चिंता नहीं है, और ये एक नया आया। आंटी आप मुझे नंबर दो, मैं उसका फ़ोन करती हूँ। अगले ही पल नव्या का फ़ोन घूमता है नैन के पास। उधर नैन बेसब्री से शांति का इंतज़ार कर रहा था। ये माँ अब तक आई क्यों नहीं? अब तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो हेलो के बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाते हो, बेशर्म कहीं के, जबकि वो बीमार हैं। कैसे बदतमीज़ बेटे हो तुम। नव्या लगभग सबका गुस्सा उतार दिया था उसने नैन पर। नैन शॉक्ड था, जबकि शांति मुंह दबाकर हंस रही थी। आखिर नव्या नैन की अच्छे से क्लास लगाती है। एक्सक्यूज़ मी, नैन होश में आते हुए बोलता है। अब ये इंग्लिश झाड़ना छोड़ो और जल्दी से करुणा हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी मम्मी वहीं पर हैं।
इतना कहकर नव्या फ़ोन कट कर देती है। नयन समझ जाता है कि ये सब शांति जी का किया धरा है। अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था वो। कहीं ना कहीं नव्या की बेबाकी तो पहले ही उसके दिल में घर कर गई थी, और अब तो उसके कहने ही क्या। वो जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। नव्या शांति की तरफ देखते हुए कहती है, वो आ रहा है, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाएंगी आप? शांति, नहीं बेटा, पर मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी। वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मुझे उस सड़े से ऑफिस में काम नहीं करना था, जहाँ के बॉस को बस अपने काम से मतलब हो और अपने वर्कर्स की कोई परवाह ना हो। ठीक उसी वक्त नैन कमरे में आता है और नव्या के मुंह से अपनी तारीफ सुन लेता है। वो मन में कहता है, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। शांति की नज़र नैन पर पड़ती है। नैन उसकी तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखता है। क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलती हैं? वो टेबल पर रखी नव्या की फाइल उठा लेता है। नव्या उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। नैन उसकी तरफ देखकर होल्ड ऑन कुछ कहता है। पहले मेरी बात सुन लो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस नव्या, यू आर सिलेक्टेड। ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है जिसमें तुम पास हो गई हो, और मैं ही वो बॉस हूँ जिसे तुम मन ही मन कोस रही हो। और ये जो बेड पर बीमार बनकर लेटी हैं, ये मेरी माँ हैं और ऑफिस की हेड। ये बस मेरी टांग खींच रही थी। ये सुनते ही नव्या हैरानी से, व्हाट? अब नव्या शॉक्ड थी। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि अब अपनी कही बातों पर वो बहुत ही अजीब फील कर रही थी, जो कि उसका चेहरा बता ही रहा था। वो मैं एक्चुअली अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। नैन ये देख कर कहता है, रिलैक्स मिस नव्या, उस वक्त जो सही था तुमने वही किया। तुम्हें जो लगा तुमने किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम सॉरी फील कर रही हो। उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो। कल 9 बजे ऑफिस में आकर ज्वाइन कर लेना। कितना मीठा बोलता था नयन। नव्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसे जॉब मिल गई थी। थैंक यू सो मच सर। नव्या खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाती है। नयन अपनी माँ के पास जाकर कहता, आप भी ना हद करती हैं माँ। भाई, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, सिंपल, सादगी से भरी, खूबसूरत दिल, जो मुझे चाहिए सब कुछ। माँ, मैं इंटरव्यू जॉब के लिए ले रहा था, शादी के लिए नहीं। चलिए अब। ठीक है बेटा, चलते हैं, पर आज मज़ा आया, बहुत आया। शांति जी यह कहकर हंसने लगती हैं। उधर नव्या खुशी खुशी घर जा रही थी, पर कहीं ना कहीं नयन उसके दिमाग में घूम रहा था। कितना बड़ा बिजनेसमैन, और घमंड जरा सा भी नहीं। और एक वो अक्षय। खैर, वो घर पहुंचकर सबसे पहले अपर्णा जी को ये खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अपर्णा जी तो बहुत ही खुश होती हैं, पर कामनी का मुंह बन जाता है। अब तो उसे 20 लाख अपने हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। वह मन में सोचती है, मैं तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी नव्या। अगले दिन नव्या ऑफिस चली जाती है। अपना काम वो पूरी शिद्दत से करती है। उसका काम देखकर नयन काफ़ी इम्प्रेस होता है। शांति तो पहले ही उसे पसंद करने लगी थी। देखते देखते 1 महीना हो जाता है। 1 महीने में नव्या ने सारा काम संभाल लिया था, और कहीं ना कहीं नयन का दिल भी झुकने लगा था उसकी तरफ। पर नव्या को कोई एहसास नहीं था। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। नव्या अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी। अगर कोई गलत बात बोलता तो तुरंत उसका मुंह बंद कर देती थी। अपर्णा जी भी पहले से खुश थी, पर यह देखकर कामनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऊपर से 20 लाख उसके हाथ से निकल गए थे। इस बात पर उसको अलग से गुस्सा था। खैर, एक दिन ऑफिस में शाम हो जाती है और घर जाने का समय हो जाता है। नयन और शांति भी घर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी उनकी नज़र ऑटो का वेट कर रही नव्या पर पड़ती है। अरे नव्या, आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नव्या मना करती है, पर शांति जी उसकी एक नहीं सुनती। आखिर नव्या को उनके साथ बैठना ही पड़ता है। नैन की नज़रें मिरर में से उसी पर जा रही थीं, पर नव्या तो बस शांति के साथ बातें करने में बिजी थी। बस सर, यहीं रोक दीजिए, वो सामने मेरा घर है। नयन गाड़ी रोकता है और नव्या गाड़ी में से बाहर आती है, पर बातों बातों में वो अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। थैंक यू करने के बाद वो चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो हैरानी से आंखें फैल जाती हैं उसकी। कामनी उसके कमरे का सारा सामान निकाल कर स्टोर रूम में रख रही थी। पुष्कर एक साइड से में आराम से खड़ा था। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? तेरा सामान स्टोर रूम में रख रहे हैं, और आज से तू माँ के कमरे में रहेगी। तेरा कमरा हमने किराए पर दे दिया है। पर क्यों? नव्या चिल्ला पड़ती है। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है नव्या, घर की हालत ठीक नहीं है, और अभी तक तेरी शादी का कर्जा नहीं उतरा, पुष्कर बोलता है। कामनी कहती है, हाँ, वो शादी जो हुई भी नहीं, पैसा बर्बाद हुआ वो अलग। नव्या, पर ये मेरा कमरा है, आप ऊपर वाला कमरा दे दो, पुष्कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है। ये क्या मेरा कमरा लगा रखा है तूने? और लड़कियों के कौन से कमरे होते हैं?
शादी के बाद अपने घर जाकर करना, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामिनी हवा में हाथ लहरा कर कहती है, वो भी अगर तेरी शादी होगी तो? मुझे नहीं लगता कभी तेरी शादी होगी। जिसका 2 बार रिश्ता टूट गया हो उसे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। ये मनहूस तो पूरी ज़िंदगी हमारा खून पिएगी। कामिनी के कड़वे बोल सुनकर नव्या का दिल बुरी तरह टूट जाता है। अपर्णा उसे अपने कमरे में ले जाती है। घर के दरवाजे पर खड़े नयन और शांति सब सुन चुके थे, जो कि उसका फ़ोन देने आए थे, पर वो वहीं से वापस हो जाते हैं। नयन शांति जी से कहते हैं, कितनी गंदे तरीके से बात कर रही थी वो नव्या से। वो गुस्से में बोलता है, पर शांति के दिमाग में कुछ चल रहा था। जिसकी 2 बार शादी टूट चुकी हो उसे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। अगले दिन नव्या बुझी बुझी सी ऑफिस आती है। उसे ऐसे देखकर नयन के दिल में एक टीस सी उठती है। नव्या किसी काम से उसके कैबिन में जाती है। नयन उसका फ़ोन उसके सामने रखते हुए कहता है, कल ये तुम गाड़ी में भूल गई थी। नव्या वो फ़ोन उठाते हुए बोलती है, थैंक यू सर। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है, पर आज नयन ने एक बार भी नव्या को हंसते हुए नहीं देखा था। खैर, नव्या घर चली जाती है। नयन जल्दी से शांति जी के पास जाता है। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ही देर में नव्या घर पहुँच जाती है। हमेशा की तरह उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, पर गेट पर तो ताला लगा हुआ था। अपर्णा जी उसके लिए चाय लेकर आंगन में आती हैं। नव्या थकी हुई सी वहीं बैठ जाती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से शांति जी की आवाज़ आती है। नव्या पीछे मुड़कर देखती है। नयन और शांति घर की चौखट पर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। नव्या उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। आइए ना मैम, आइए ना सर, नव्या खड़े होते हुए बोलती है। कामिनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। आप यहाँ? नव्या हैरानी से बोलती है। माँ, ये मेरे बॉस हैं और ये उनकी माँ। बहन जी, हम आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज़ मांगने आए हैं। शांति जी अपर्णा जी के गले लगते हुए बोलती हैं। अपर्णा जी कहती हैं, मैं समझी नहीं, मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? दे सकती हैं, आप हमें अपनी नव्या दे दीजिए प्लीज़। मैं अपने बेटे के लिए नव्या को मांगती हूँ और मैं तो शगुन लेकर आई हूँ। ये सुनते ही कामिनी का सर घूम जाता है। नव्या हैरानी से नयन की तरफ देखती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नव्या, और चाहता हूँ कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनो। ये लगा कामिनी को दूसरा झटका। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नहीं हो सकता। इतना कहकर वो ऊपर छत पर चली जाती है। नयन शांति जी की तरफ देखता है। वो उसे उसके पीछे जाने का इशारा करती हैं। अपर्णा जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामिनी मन में, इतने बड़े घर का रिश्ता नव्या के लिए? नव्या के तो भाग खुल जाएंगे, वो तो ऐश करने लगेगी, जो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। अभी इन लोगों को बताती हूँ इसकी सच्चाई। नव्या ऊपर जाती है और पीछे पीछे नयन भी। मेरी बात सुनो नव्या। नहीं सर, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आई रियली, नव्या बीच में ही बोलती है, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है। पहले भी किसी ने मुझे छोड़ दिया था। नयन एकदम से उसके करीब आकर कहता है, बोल लिया, हो गई तसल्ली? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ये नहीं होता तो मुझे कैसे मिलती? वो बेहद प्यार से उसके करीब जाते हुए बोलता है। इस तरीके से तो नव्या के कोई करीब आया ही नहीं था। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो नयन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। नयन अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहता है, थाम लो मेरा हाथ, वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अपर्णा जी कहती हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाती हैं और मौका देखकर कामिनी वहाँ आती है। कामिनी कहती है, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी नव्या के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, पर कुछ बातें हैं नव्या के बारे में जो मैं आपको पता होना चाहिए। नव्या के बारे में जितना जानना है हम जान चुके हैं, पीछे से नयन बोलता है। कामिनी पीछे मुड़कर देखती है। पीछे नयन खड़ा था, जिसने कसकर नव्या का हाथ पकड़ रखा था। कामिनी तो जल भुनकर राख हो जाती है। अपर्णा जी रसोई में से मिठाई लेकर आती हैं और सबका मुंह मीठा करवाती हैं। वो कितनी खुश थी उनका चेहरा बता रहा था, और उसे खुश देखकर नव्या भी खुश होती है। मन में कहती है, जैसा लड़का आप कहते थे पापा, वो आज मुझे मिल गया है, पर आप मेरे साथ नहीं हैं। काश आप होते। चलिए, कामिनी के इरादों पर पानी फेरते हुए दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। एक बार फिर से नव्या दुल्हन बनती है। एक बार फिर से रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, पर जानबूझकर कुछ औरत कहती है, ये इसका दूसरा पति है ना? और नहीं तो क्या, दूसरा ही तो है। इन सब की बातें नव्या तक पहुंच रही थीं, पर इस बार वो खुद पर कुछ भी हावी नहीं होने देती। कुछ ही देर में दूल्हा बना नयन आता है। दुल्हन सी सजी नव्या बाहर आती है।
शादी की विधि शुरू होती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा नव्या के पापा चाहते थे। शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद था जो नयन के रूप में नव्या को मिला। कामिनी बस जल कर कोयला हो गई थी। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके चक्कर में पुष्कर ना इधर का रहा ना उधर का। कुछ ही देर में विदाई की रस्म होती है। नव्या अपनी माँ की तरफ देखती है। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि कामिनी उसे चैन से जीने नहीं देगी। नयन अपर्णा जी के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया माँ जी, पर जो अब मैं आपसे मांगने वाला हूँ, अगर आपने नहीं दिया तो फिर मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। अगले ही पल नयन उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे ये माँ दहेज में चाहिए। ये सुनते ही नव्या का चेहरा खुशी से खिल जाता है और नयन के लिए उसके दिल में प्यार फूट पड़ता है। नयन की जिद के आगे अपर्णा जी को झुकना ही पड़ता है। कामिनी और पुष्कर बस देखते ही रह जाते हैं। नव्या खुशी खुशी विदा हो जाती है। नव्या नयन के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करती है और दिल से नयन को अपनाती है। नव्या ने बिना गलती के सज़ा भुगती, इसलिए आज उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और अक्षय अभी भी जेल में सड़ रहा है। सच में लड़कियों को अपने जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, तभी तो वह सब कुछ सह सह कर इतना सहनशील बन जाती हैं कि वो अपने बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला भी हंसकर कर लेती हैं और अपने जीवन को सुखमय बना लेती हैं। थैंक यू।